नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान का सेट 5 2023 का 348 सीख के चल रहा था, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। आज का आप लोगों के लिए सामने क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है और 7वें क्वेश्चन से आप लोगों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में FSH MLH की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए नोट्स के पास चलते हैं और इसका सलूशन देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन। तो पहले क्या है, शुक्राणु जनन। इसमें देखेंगे वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में आप देखेंगे शुक्रजनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं शुक्राणु जनन हो रहा है, और शुक्राणु जनन में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिसमें गुणन प्रावस्था हुआ, जिसमें क्या हुआ, 2n प्रावस्था का क्या हुआ, निर्माण हुआ। आगे देखेंगे वृद्धि प्रावस्था। शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। अब ये क्या होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या होती हैं, शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। अब इसमें देखेंगे परिपक्वन प्रावस्था। आइए देखते हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा आगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्या हुआ, 2n था, तो n क्या हो गए, अलग हुए, और ये n अलग होकर क्या हुए, शुक्राणु का क्या है, निर्माण किए हैं। आगे देखते हैं शुक्राणु जनन में FSH MLH की भूमिका। पुटिक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन LH एवं FSH का श्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटुक परिवर्धन के साथ साथ वर्तमान पुटुक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रावण को उद्दीपित करता है। LH एवं FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य 14वें दिन में अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। अथवा में भी प्रागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादों में विभिन्न प्रकार के प्रागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी सिलेबस में है, तो ये भी आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए प्रागण क्या है। प्रागणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना प्रागण कहलाता है। परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही प्रागण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में आप देख रहे हैं, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। परपरागण देखेंगे, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अतः दोनों पुष्पों में दो अलग अलग रहते हैं, चाहे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, परपरागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। तो समष्टि में आ जाइए। समष्टि एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। समष्टि के गुण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। घनत्व एक निश्चित स्थान एवं समय में आवास के इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या समष्टि के घनत्व कहलाती है। D बराबर N/S। इसमें देखिए जन्म दर, किसी जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसी जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में मरने की व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जैविक विभव किसी पर्यावरणीय गतिरोध के अभाव में जीव की अंतर्निहित प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता ही जैविक विभव कहलाती है। आयु वितरण किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं। आयु पिरामिड किसी समष्टि में उपस्थित जीवों के विभिन्न आयु वर्गों के सदस्यों की संख्या को रेखागणितीय रूप से प्रदर्शित करने पर जो संरचना प्राप्त होता है उसे आयु पिरामिड कहते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 8 का अथवा। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत से विवरण दीजिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, और नोट्स का आप लोग बड़े आराम से साथ धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए, जैव विविधता संरक्षण।
जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य है कि जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं उसके उन्नत करने से है। जैव विविधता संरक्षण में प्रमुख उद्देश्य निम्न है। जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, इसमें देखेंगे हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भारतीय वन्य जीवन परिषद। सन 1952 में भारतीय वन्य जीवन परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत जीवों का संरक्षण किया जाता है। दूसरा है वन्य जीव सप्ताह। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है भारतीय वन्य जीवन संस्थान। इसकी स्थापना भारत सरकार की वन एवं पर्यावरणीय मंत्रालय में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवन के क्षेत्र में शोध करना। जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं। नंबर 1 IUCN की स्थापना। स्विट्जरलैंड में सन 1948 ईस्वी में प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण हेतु IUCN की स्थापना की गई। यहाँ यह संघ दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है। अगला है WWF की स्थापना। विश्व वन्य जीव कोष नामक एक सहायक संगठन स्थापित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुलेखन क्या है? प्राक केंद्रिकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है अनुलेखन। अनुलेखन DNA से RNA का बनना अनुलेखन कहलाता है। DNA का वह भाग जो RNA बनाने में भाग लेता अनुलेखन इकाई कहलाता है। आइए आगे देखते हैं अनुलेखन की क्रियाविधि। RNA अनुलेखन की क्रिया को निम्नलिखित पदों में बांटा जा सकता है। RNA पॉलीमरेज का DNA द्विकुंडल से जोड़ना। किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का सिंगल प्राप्त होने पर सबसे पहले RNA द्विकुंडली से संबंधित भाग या जीन से हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाते हैं, जिससे RNA का संश्लेषण होता है। प्रत्येक जीन के प्रारंभन स्थल से पहले एक प्रोमोटर स्थल होता है। एंजाइम RNA पॉलीमरेज का सिग्मा कारक है। इस स्थान पर DNA से जुड़ता है। RNA संश्लेषण में सिग्मा कारक बहुत आवश्यक है तथा RNA पॉलीमरेज DNA हेलिक्स के एक स्ट्रैंड से RNA का अनुलेखन शुरू करता है। अगला है DNA की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना। RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA द्विकुंडली के दोनों वलयकों को अलग करना शुरू करता है। जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज DNA पर आगे बढ़ता है, DNA वलयक अलग होते जाते हैं। इस प्रकार अलग हुए DNA के एक रज्जु की ध्रुवता 3' to 5' तथा दूसरी की ध्रुवता 5' to 3' DNA के केवल 3' to 5' वलयक पर ही अणु का अनुलेखन हो सकता है। RNA अणु का अनुलेखन हो सकता है। अगला है क्षारक युग्मन। DNA के 3' to 5' वलयक के डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड फास्फेट अणु अनुपूरक क्षारकों के रूप में H बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं। अगला है RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। अब टेम्पलेट DNA वलयक से जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट और फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़कर RNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके लिए Mg आयनों की आवश्यकता होती है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण है उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव में कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागत का अध्ययन करने के लिए जो विधि उपलब्ध है उसे वंशागत विश्लेषण कहते हैं। वंशावली विश्लेषण मानव लक्षणों के वंशागत के अध्ययन के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक साधन है। गाल्टन ने मानव कुटुंबकों में कुछ लक्षणों की वंशागत की व्याख्या की तथा वह अवलिंगता, हीमोफीलिया और अनंता आदि कई लक्षणों को वंशागत लक्षणों के रूप में पहचाना। इन लक्षणों का अध्ययन व विश्लेषण करने के लिए इनके आनुवंशिक आंकड़ों की वंशावली बनाई जाती है। आइए देखते हैं वंशावली का चित्र जो प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। ये जो इस तरीके से जो चित्र होता है इसे मादा या स्त्री से डोनेट किया जाता है। इस तरीके से जो चित्र होता है इसे नर या पुरुष कहते हैं। अगला है इस तरीके से यदि है तो आप समझ लिए लिंग का पता नहीं कि ये नर है कि मादा है। अगर इस तरीके से डार्क लाइन से घेरा किया है तो प्रभावित रोगी होंगे। कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे इस तरीके से स्त्री होगी या पुरुष होगा, तो वो क्या होगा, रोगी होगा। इस तरीके से यदि है
तो रिश्तेदार के बीच विवाह होगा। अगर यदि इस तरीके से है तो विवाह है मेल और फीमेल का। इस तरीके से है तो ये माता ये पिता हैं और इनसे जो उत्पन्न हो ये पुत्र होंगे, ये पुत्री होंगी, ये क्या होंगे? पुत्री होंगी। ऊपर जनक होंगे, नीचे क्या होंगे? संतान होंगी। इस तरीके से जो भी माता पिता से पुत्र होंगे इस तरीके से तो प्रभावित होंगे। इस तरीके से आपका ये सेट नंबर जो आपका 2023 का 348 सीके है समाप्त हो रहा है। आपको अगले वीडियो में सेट नंबर 6 बताए जाएंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।